is on brief overview of procurement of consultant service process, which will be delivered by our very senior and respectable person, Mr. Mansoor Ali. He is head of Water and Agriculture Division. He has done BSc Civil Engineering and MSc Water Resource Engineering from UET Lahore and LLB from Howden Secure University. His overall experience is about 30 years and he is working with NESPAC mashallah since 1993. His specialized fields are project contract management of water resource infrastructure development project, dams, barrages, irrigation, drainage, and business promotion. So let's start the formal session, and without any further delay, I request Mr. Mansoor Sahab to please proceed the session. Miss, now after completing your intro, thank you very much our HR department for conducting this webinar. Are you everybody is now hearing me? सर एक्चुअली हमने सबकी आवाज़ जो है वो म्यूट की होती है. अगर किसी को होगा हमें टेक्स्ट कर देगा, मैसेज हमें इनबॉक्स कर देगा. आप प्लीज प्रोसीड करें. जी ठीक हो गया. ओके सर. Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is the overview of procurement process of our consultancy services. Actually, अगर ये इसको अगर हम आसान लफ्जों में इसमें कहें, बुनियादी तौर पे ये था, अगर इसका अल्टरनेटिव है और ज़्यादा दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव कि द इंग्रेडिएंट ऑफ ए विनिंग प्रपोजल क्या हो सकते हैं, या और कह सकें हाउ टू प्रिपेयर ए विनिंग प्रपोजल. That is more relevant for our work. बुनियादी तौर पे जो हम नेस्पाक इज़ ए कंसल्टेंसी फर्म, और वो कंसल्टेंसी को जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के ऊपर हमें कंसल्टेंसी के बिजनेस को एक्वायर करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी हियर जस्ट टू नो कि ये प्रोसेस क्या है, इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स क्या हैं, हमें किस किस मौके के ऊपर क्या क्या ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, ताकि हम मोर कम्पिटिटिवली इस जो बिजनेस जो है उसको एक्विजिशन कर सकें. आवर कंसल्टेंसी बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में है. एक तो फर्स्ट पार्ट इज जॉब एक्विजिशन, कि हमने अपनी जिस जॉब को एक्वायर कैसे करना है. द सेकेंड इज आफ्टर एक्वायरिंग दैट वन इज द जॉब अकम्प्लिशमेंट. सो जॉब एक्विजिशन ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है. ये बहुत पुरानी सी बात है कि हमें नेस्पाक को सिंगल सोर्स के ऊपर मिल जाता था. नाउ मेरे ख्याल है नेस्पाक भी आम जो दूसरी कंपनियों की तरह compete करती है, और जो कंपटीशन का जो प्रोसेस है उसी के थ्रू ही हमें जॉब अलॉट हो रहते हैं, या जॉब का जो एक एक्विजिशन का जो प्रोसेस है उसी में हम like other partnership, although the status of NESPAC is a public sector organization, but under that umbrella is also registered under SCCP as a private limited company. तो जो मैंने अभी गुजारिश की कि जॉब एक्विजिशन के लिए हमें उसी ही प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जो कि एक आम प्राइवेट कंपनियां जो है ना कम्पीट कर रही हैं. तो ये हमारी जो कंसल्टेंसीज का प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है उसके ऊपर मैंने जैसे बात की. बुनियादी तौर पे जब हम अपने जो हम सर्विसेज या जो सेक्टर है हमारा उसको हम देखते हैं कि तो उसमें दो तरह से हैं. एक तो वो जॉब्स हैं जो PSDP पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, यानी गवर्नमेंट के लोकल फाइनेंसिंग से जो हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडलिंग कर रही है या एग्जीक्यूट कर रही है. तो और ये दूसरे हैं वो फॉरेन फंडिंग के थ्रू हैं, फॉरेन फंडिंग लाइक वर्ल्ड बैंक, ADB या और कोई डोनर एजेंसीज हैं. तो जो हमारे नॉर्मली जब उसमें जो रूल्स वगैरह अगर एप्लीकेशन फॉर दिस जॉब एक्विजिशन या ये प्रपोजल का या जो कंसल्टेंसी के बिजनेस को जो कंट्रोलिंग वो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और दूसरा जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है.
उसके जो रूल्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं कि जी ये रूल्स क्या हैं और इसको गवर्निंग होते हैं। इसी तरह जब हम अंडर सम फंडिंग एजेंसी काम कर रहे होते हैं तो इसमें मेजर पोर्शन लाइक 92 93 विच एवर इज द फिर लोन एग्रीमेंट का इसके अंदर आ जाता है कि कितना शेयर वो इसमें मतलब जीओपी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा, कितना शेयर जो है वो फंडिंग एजेंसी इसको बेयर करेंगी। तो उस हिसाब से फिर उसके आपस में जो वो हो जाते हैं कि शेयरिंग के हिसाब से। बट इन दैट केस अगर हमारा जो फंडिंग प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर जो रूल्स ऑफ द जो वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी वो फॉलो करेंगे एंड वी हैव टू सी ऑल द गाइडलाइंस जो उनके ऊपर प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस बनी हुई हैं, जो उस प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस को हर स्टेप्स के ऊपर फॉलो करना पड़ता है और उनको फुलफिल करना पड़ते हैं चीज़ों को, अदरवाइज वो इस प्रोक्योरमेंट के ऊपर नहीं कर रहे थे। ये एक हमारा थोड़ा सा स्क्रीन को अगर मिसियर नजर आ रही है इसमें थोड़ी सर स्लाइड अगर फुल स्क्रीन हो जाए तो प्लीज, क्योंकि शॉर्ट है इसका, कुछ क्लियर नहीं आ रही है ये। आई थिंक F9 प्रेस करेंगे तो शायद उसका हो जाएगा। F5 F5 यस। इसमें दो हो रही हैं, तो आपकी स्क्रीन भी हो रही है। अच्छा, बुनियादी तौर पे मैं इसको थोड़ा सा जरा इसके साथ ही मतलब ये आई विल शेयर द कॉपी ऑफ दिस टू यू एज वेल एज यू कैन transmit it to the all the participants. तो इसमें just I can just have an through the verbal या orally हम इसके साथ शेयर करते हैं तो वो उस पर समझ आ जाएगी कि ये ओवरऑल हमारा जो फ्लो चार्ट वो कैसे था। तो बुनियादी तौर पे ये हमारा जो कंसल्टेंसी का या प्रपोजल का या जॉब एक्विजिशन जिसको हम कह रहे हैं, ये 3 स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं EOI या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका वो फेज 1 होता है। दूसरा स्टेप्स जिसके अंदर वो फिर RFP या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उसमें आ रही होती है। तीसरा ये होता है कि जब इस स्टेज को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का ये वाला फेज आता है। अगर कुछ पार्टिसिपेंट ने अगर जिनमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ तो दे विल नो कि उसका जो पहला मरहला प्री क्वालिफिकेशन होता है, उसी का जो ये हम वजन कह लें या इसी के सेम वेट के ऊपर इसको कहते हैं EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या शॉर्ट लिस्टिंग या प्री क्वालिफाइंग ऑफ द कंसल्टेंट। तो ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप के इस में जब हमारा आते हैं कि ये पहला मरहला हमारा वो क्या होना चाहिए, तो उसमें वो जो स्टेप्स हैं वेरियस हर एरिया के भी है। जाहिर है जो इदारा डिपार्टमेंट एक कंसल्टेंसी को हायर करना चाहता है तो वो पहले एक अपना ये EOI का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का वो जनरेट करेगा और फिर देन वेरियस स्टेप्स हैं वी विल सी जब हम आगे चलेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ईच एंड एवरी स्टेप्स के भी इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो वो उसके तहत फिर हम उसकी डिटेलिंग के ऊपर भी बात करेंगे। जब वो ये स्टेज के अंदर वेरियस स्टेप्स या वेरियस मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है कि उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या रिक्वायरमेंट है कि ये पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस, ज्योग्राफिकल एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस और वो नंबर्स ऑफ रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स का भी आता है कि ये कम से कम जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने इतने जो रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो किए होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 हैं, 4 हैं, विच एवर द केस, जो वो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया होता है उसी क्राइटेरिया को लेकर वो उसमें करना चाहिए। फिर जब ये आफ्टर कंडक्टिंग दिस प्रोसेस, EOI का प्रोसेस जब मुकम्मल होता है तो आउट ऑफ द एप्लीकेंट, फॉर एग्जांपल अगर 8 एप्लीकेंट्स थे तो उन्होंने अपनी एवेल्यूशन के बाद वो कहते हैं जी जो हमारी रिक्वायरमेंट को, नीड को पूरा करने के लिए ये जो या इसको जो हमारा शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो 4 हुए हैं
तो देन सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड को ही RFP इशू हो जाती है। RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जाहिर है ये एक पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर तमाम तरह की गाइडलाइन दी होती है कि ये इसमें कंसल्टेंट के जनरल कंडीशंस क्या हैं, फिर बिड डेटा शीट पर्टिकुलरली जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसकी क्या डेटा शीट्स होती हैं। एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं TOR ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, है बहुत जरूरी बात है कि ये जो ओवरऑल क्लाइंट है इसने जो ये कंडक्ट करनी है तो वो क्या स्कोप क्या होगा, जाहिर बात है उसके तहत फिर वो जो वेरियस प्रोविजंस मौजूद हैं उसके ऊपर बात आती है कि जी ओवरऑल इसके अंदर इसको कंडक्ट करने के लिए क्या प्रोविजंस मौजूद हैं, टीम कंपोजिशन का जाहिर है, और उसके अंदर टीम में उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, और देन फॉलोड बाय वेरियस टैक्स हैं, टैक 1 टैक 2, दैट इज अ डिवीजन ऑफ ए RFP। और वो इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि हम जो शॉर्ट लिस्टेड फॉर्म है उन टैक्स को उनकी जो रिक्वायर्ड फॉर्मेशन के मुताबिक फिलअप करके फॉलोड बाय ऑल नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलाकर इसके दो पोर्शन में आ जाते हैं। एक को कहते हैं टेक्निकल प्रपोजल और दूसरा फाइनेंशियल प्रपोजल ना, क्योंकि ये फिर आगे इसके में फिर उसके हम आएंगे कि ये मुख्तलिफ क्या टाइप्स होती हैं, क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन है या QCBS है या कैसे। तो नाउ फिर जब वो उसमें सिलेक्शन हो जाती है तो देन वी कम अप ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तौर पे। ये एक ओवरऑल एक समरी ऑफ ऑल दिस थिंग्स। नाउ वी विल फॉलो कि जी हमने अब इसके ऊपर हमारा और कोशिश करते हैं कि ये जो मैंने कहा कि इस सारे अमल को हम नेस्पाक में एक तो ये कि जनरलाइज फॉर्म में कि जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो था, लेकिन जब व्हेन कम अप टू आवर सिस्टम तो उस हमारे सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है और सिस्टम में हमें किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, particularly within the NESPAC. We are just talking about a topic with reference to our working here in NESPAC। यहाँ पर हमारी इस NESPAC में ये चीज़ों को कैसे अडॉप्ट किया जा रहा है। ये एक जस्ट ये था कि जी अभी जैसे तज़किरा किया प्रोसीजर क्या है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए हमें पता चलता है कि जी ये एक वो है, उसके बाद वो प्री क्वालिफिकेशन कह लें या EOI कह लें, फिर हमारे मेथड्स क्या होते हैं जो जाहिर है दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट की तरफ से आती है कि ये किस मेथड के तहत, मैंने कहा था ये वो आगे मेथड को जिक्र करेंगे जो हमारे वेरियस मेथड है क्वालिटी बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द असाइनमेंट। अगर असाइनमेंट्स कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल बेस्ड है तो ऑब्वियसली वो एक आम फहम में आम कंसल्टेंट का रूटीन मैटर नहीं होता, तो इसलिए उसको मतलब करने के लिए कि ये शॉर्ट लिस्ट कह लें कि क्वालिटी बेस्ड हम उसको कहते हैं कि दैट इज mainly emphasize is on the quality. It's not that the cost is not the major component. Now quality of the consultant is that। ये बात हमें मेरे ख्याल है इसको समझनी चाहिए कि नेस्पाक जो हमारा इदारा है इसका सारा हमारा जो फोकस है ह्यूमन स्किल बेस्ड है। यानी इफ a person or the staff is competent enough, having a required degree of the education as well as experience, so he can provide that required services, otherwise not। that is the basic theme for all our नेस्पाक का जो हमारा थीम है, जो हमारे जो रिक्वायरमेंट है ये उसके तहत ही हमारा वो है। इसमें फिर जैसे हम थोड़ा सा आगे चलें तो मैं बताया था कि वही EOI कह लें या प्री क्वालिफिकेशन इसमें कह लें तो उसका वेरियस जो हमारा दरकार था कि जी हेयर हमने जो इवन फंडिंग एजेंसीज का भी करते हैं तो थोड़ा सा जो लोकल रूल्स हैं, PEC हमारा जो गवर्निंग बॉडी है फॉर इंजीनियरिंग प्रोफेशन, इंजीनियरिंग जो उसका एक रेगुलेटरी इदारा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल,
तो ऑब्वियसली जो कंसल्टेंट है दैट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत वो होना चाहिए उसके साथ। फिर वो दैट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर द स्टडी के साथ कैसी रिक्वायरमेंट है उसकी, कितना साइज का वो होना चाहिए, ये दैट ये पर्टिकुलरली उसके तहत है कि हमारे दो दो प्रोजेक्ट्स का कहते हैं, 3 का है, 4 का है, जो जो एक हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी हमने फिर उसके तहत हम इसको वो फुलफिल करते हैं और वो क्लाइंट के साथ हमारी जमा करवा लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास अब सिस्टम, अगर हम अपना नेस्पाक के सिस्टम में देखें तो वन थिंग इज हमारा जो बिजनेस डेवलपमेंट बीडीडी डिवीजन है, नाउ फॉर फर्स्ट जो लेवल ऑफ द जो इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है वो बीडीडी है। नॉर्मली जैसे ही कोई एक अपॉर्चुनिटी आती है फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर और फ्रॉम अदर सोर्सेज, so here in NESPAC, our business development division is the first now generating that activity, और वो फिर उसमें देखते हैं कि उसके टाइटल से, उसकी नेचर ऑफ जॉब से कि मुख्तलिफ हमारे जो डिवीजन्स हैं उसको वो फिर मार्क कर देते हैं। नो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये नंबर 1 इज इंफॉर्मेशन इन द जनरल मीडिया और न्यूज़पेपर और वेबसाइट, विच एवर द केस में भी आवर बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन अप्रोचेस टू दैट वन, और वहाँ से जो उसकी क्लिपिंग है या उसके साथ वो हमारा एक परफॉर्मा एक डेवलप हुआ है, उसके तहत वो हमारी रेलेवेंट डिवीजन को वो हमें मार्क कर दिया जाता है। अब उस ये मैं थोड़ा सा ये ओवरऑल में एक छोटा सा एक जस्ट एज ए सैंपल के तौर पे मैंने बताया कि ये एज सच दिस इज द वे ये न्यूज़पेपर की हमारी क्लिपिंग आई, और न्यूज़पेपर की क्लिपिंग के बाद ये हमारा जो बिजनेस बीडीडी है उन्होंने फिर हमें मार्क कर दिया। अच्छा, देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी कि बाज़ औक़ात कोई ऐसा एरिया है, ख़ास तौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट जोग्राफिकली आउटसाइड द कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, या इनसाइड द कंट्री में हमारा एज सच रेलेवेंसी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर वो 2 डिवीजन से रिलेटेड है और मैं समझता हूँ कि ये मेनली जो इसका मेन डोमेन है वो फॉर द पावर एंड मैकेनिकल है, तो देन आई कैन से दैट ओके मेरे ख्याल है इसका जो मेजर पोर्शन है that should be handled by power and mechanical division. So I will refer back with no and with the reason that okay, since major scope of work for this consultancy related to that power and mechanical, so that should be relevant. Otherwise, okay, yes, I am according to that performa, I am just saying that okay, confirmation from the relevant division, for example, my division, W&A division, that upon receipt of the any information, any invitation of the business opportunity, so we will say okay, yes, we are ready just to respond to that one, and in ये हमारे जो सिस्टम में ये फिर जनरेट हो जाता है कि जी ठीक है, ये एक टाइटल ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी है और यस W&A is ready just to proceed with this agreement, assignment, other things. इसके बाद अगर हम मतलब आते हैं तो अगला जो मरहला आते हैं वो जैसे अभी मैंने कहा कि हमने देखना है कि अब ओवरऑल हम अपना सिस्टम को भी जरा देख लें कि हमें ये स्टेप्स को भी सिस्टमेटिकली देखना चाहिए कि हम कैसे था। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आए सबसे पहले हम डिवीजन में कोई हम एक कमेटी बना दी जाए, और उस कमेटी जिस तरह हमारे में अपने डिवीजन का क्या हमारे 3 मेंबर कमेटी है हेडेड बाय डिवीजनल हेड। उसके अंदर हम ये देखते हैं जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आई उसको हमने देखा, उसके स्कोप को देखा,
फिर अगला मरहला आता है कि हम ये सोचें कि क्या इज देयर नीड फॉर ए जॉइंट वेंचर और नॉट, क्या हम इस असाइनमेंट को सिंगल हैंडेडली ले सकते हैं, लेना चाहिए या क्या ऐसा। समटाइम्स अब अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर, ये फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर हम करते क्यों हैं, किस लिए है, पर्पस क्या है इसका। इसके दो ब्रॉडरली अगर हम देखें तो दो पर्पसेस अगर समझ में आते हैं। नंबर एक द रिसोर्स शेयरिंग है कि मेरे हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हैं। कुछ जाहिर बात है मेरे देखता हूँ कि अगर कुछ एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं है तो आई कैन ज्वाइन हैंड with that firm. I am aware of the consultancy environment. मुझे consultancy environment का यहाँ पता है कि किस किस कंपनी की यहाँ पर कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी कंपनी इसके अंदर किस शोबे के अंदर वो है। Obviously this was happened over a period of year, हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें फिर इस बात का अंदाजा होता है कि हर कंपनी की जो मेन स्ट्रेंथ क्या है और मेन हमारा जो एरिया उसमें कैसे था। तो नाउ फर्स्ट स्टेप, जैसे ही हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिली और हमने ये चीज़ देखा कि ओके वी आर रेडी टू टेक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट, यस, नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड whether we will go to conduct this assignment solely on sole basis. Okay, I have every resources here in my company. I have an ample staff, qualified staff, just to conduct this assignment, numbers as well as experience and education. Okay, देन हम कहते हैं जी ठीक है जी, देयर इज नो नीड फॉर ए जॉइंट वेंचर। ओके, तो यहीं पे यहाँ सिलसिला हमारा फिनिश हो जाता है कि जी हमने ये फैसला कर लिया आफ्टर रिसीविंग वी विल नॉट गो फॉर एनी जॉइंट वेंचर। स्टेप 2 में हमारा आता है कि नहीं, बाज़-औक़ात अच्छा ये आ जाती है कुछ जिस तरह वो केसेस बाज़-औक़ात होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फंडिंग एजेंसीज के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं दैट इज फंडेड बाय सम फंडिंग एजेंसीज। सो तो वो उनकी रिक्वायर होती है कि इंटरनेशनल जो है ना वो टीम या इंटरनेशनल स्टाफ भी इसके अंदर मौजूद, यानी दैट इज जो उनकी कंपोजिशन ऑफ द टीम इज ब्रॉडरली डिवाइडेड इनटू एन इंटरनेशनल टीम और स्टाफ एज वेल एज ए लोकल स्टाफ। ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल स्टाफ होगा वो उसकी इनपुट्स ऑब्वियसली सम एक्सपर्ट लेवल की या मतलब हो रही होती हैं जैसे था। बाकी जो मोस्ट ऑफ द स्टाफ अंडर द नेशनल स्टाफ में आ जाती है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली वो हमारी फिर मजबूरी होती है कि हम वी हैव टू ज्वाइन हैंड विद सम ऑफ द फॉरेन फर्म्स। यस, ओवर ए पीरियड ये भी एक डेटाबेस है कि हम अपने जो डिवीजन में एक छोटा सा डेटाबेस बना लें regarding our experience with local as well as foreign firms, कि अगर हमारे पास ये हम एक डेटाबेस होना चाहिए कि ये जो हिस्ट्री बताए या हम हमारा एक फाइल के तहत कि जी ओके इस कंसल्टेंट के साथ हुआ था तो ये हमें थोड़े से एक्सपीरियंसेस उनके साथ अच्छे नहीं आया तो वी शुड नॉट ज्वाइन हैंड इन फ्यूचर फॉर दिस कंपनी। तो ये एक तरह से इसमें सॉरी हमारे पास एक डेटाबेस हो जाएगा। इसी तरह जब हम फॉरेन फर्म्स के साथ काम करके और फॉरेन फर्म्स में हमारा अपना जो वो हो तो उनका भी एक हमारे पास पूरा एक डेटाबेस हमारी डिवीजन के अंदर हो कि यस वी हैव in this list of company with this thing और कि उनके साथ हमारा अच्छी रही है।
फॉर्म के साथ जाहिर है एक और फायदा भी होता है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या जो हमारे दरमियान जो ये है, ऑब्वियसली व्हेन जब इंटरनेशनल कंपनी के साथ आप काम करते हैं, हमारा स्टाफ काम करता है, तो इससे हमारे स्टाफ को भी सीखने का और उस एनवायरनमेंट में जो जाहिर है जो जिसमें इंटरनेशनल स्टाफ ने काम किया हो या उनकी जो स्किल्स हैं वो भी एक तरह से शेयरिंग हो जाती हैं, ताकि इन फ्यूचर उनके जो सिस्टम्स या उनके जो मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हैं वो that will be distributed among our staff as well as the things. So it is also a requirement primarily by the document that our team composition, just having international staff as well as local staff. So that is the thing. Now the other thing is that after joining hand with the foreign firms, so there is a opportunity for my staff just to having this international transfer of technology or the things जो उसके साथ काम करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ये बात। तो ये मैंने स्क्रीन के ऊपर ये जब हम इस चीज को हो गया। अच्छा तो मैं कहता कि जी जो फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर उसको क्यों मैं कर रहा हूँ, नंबर एक मैंने कहा कि रिसोर्स शेयरिंग है और ये मेरे रिसोर्स की शेयरिंग हो जाती है। दूसरा जो है वो दैट इज आल्सो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिस्क शेयरिंग। तो इसको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम जब देखते हैं कि जी नंबर पूल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क की शेयरिंग भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि चलें जब हम when we have a joint hand with some other company, तो उसी हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क जो है इन कंडक्टिंग दैट वन वो भी एक तरह से आता है। तीसरा एक और आता है वो खासतौर के अगर हम देखें NHA जो हमारा मुल्क में है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उन्होंने ये एक तरह से को हाईलाइट किया और दैट इज मेरे ख्याल में इसको भी होना चाहिए कि जो बिल्कुल छोटी फॉर्म्स हैं उनकी ग्रोथ और उनमें भी हो, ताकि वो देर अपॉर्चुनिटी की जी अगर कोई एक स्पेशलिटी की फॉर्म है और वो उसके पास वो खास है तो NHA इस चीज को इनकरेज करता है ऑलवेज। और वो उन्होंने एक कुछ नंबर्स जो है ना वो मार्जिन के वो उसको एलोकेट किए हुए हैं कि जी अगर आपने इस जो इमर्जिंग या नई या छोटी जो कंसल्टेंसी फॉर्म्स हैं उनको अगर आपने साथ मिलाया है तो उसके साथ एसोसिएटेड फॉर एग्जांपल 5 नंबर हम आपको इस चीज के इस मद में दिए जाएंगे। Anyhow, जो ये firstly after convincing ourselves within our division or the system that okay we are going for the formation of a joint venture, तो इसके पास मेरे पास उसकी रीजन होनी चाहिए कि हम किन फर्मों के साथ जा रहे हैं, आपस में हमारी जो बिजनेस कंपोजिशन होगी वो क्या होगी। ऑब्वियसली मैं नेस्पाक एक प्राइमरी कंसल्टिंग कंपनी है, एक लार्ज कंसल्टेंसी हाउस हमारा है, इतने नंबर्स ऑफ स्पेशलिटीज एज वेल एज नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर वन कंपनी। मेरा पूरे मुल्क में कोई ऐसे कंपनी नहीं है जिसके जो इतनी एक्सपर्टीज में डील करती है और हैविंग सो मच क्वालिफाइड एज वेल एज एक्सपीरियंस स्टाफ। तो लीड ऑब्वियसली नेस्पाक ने ली, अगर इंटरनेशनल स्टाफ है तो उसका वो आ गया। फिर हमने जिस तरह एक तरह जो कंपनियों ने हमें आपस में वो किया और ये थोड़ा सा ज़रा इसमें जो डिवीजन या जो कमेटी या डिवीजन की कमेटी इस चीज़ का फैसला कर रही है या इस चीज़ को रिव्यू कर रही है कि और इस चीज़ में कन्विंस है कि यस देयर शुड बी जॉइंट वेंचर फॉर्मेशन, तो उसमें ये ड्यू डिलिजेंस और उसके ऊपर प्रॉपर केयर ज़रूर की जाए कि नंबर वन कि हम व्हाई वी आर गोइंग टू जॉइन हैंड विद दिस कंपनी, दिस पर्टिकुलर कंपनी, यस बिकॉज ये एक वी आर गोइंग फॉर ए विनिंग कॉम्बिनेशन। ये हमें थोड़ा सा ज़रा सोचना चाहिए कि अब ये सारे जो एक्सरसाइज है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट एक्सरसाइज, ये हम क्यों करने जा रहे हैं।
ये मैंने कहा कि जी हम हमारा जो वो आ गया, रिसोर्स शेयरिंग आ गया, रिस्क शेयरिंग आ गया, बट अगेन ये सारा अमल एक विनिंग के लिए भी तो जा रहा है कि हमारा तो कॉम्बिनेशन भी तो ऐसा हो। ऑब्वियसली एक कंपनी को मैं मिला लूँ, एक तो ये दोनों अमल तो मेरे साथ हो जाएंगे, मुझे एक कंपटीटर भी तो मेरा काम हो जाता है। तो yes, this is another positive thing that okay, by joining hand with the company there's a less competition, otherwise वो दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनेगा नंबर। तो with all this thing we will just fill in this performa for sharing with my management। मेरी मैनेजमेंट को शेयरिंग करने के लिए जो है ना मैंने परफॉर्मा बनाया, और फिर विल कम अप दैट परफॉर्मा, और उसमें हमारे एक स्पार्क के जो सिस्टम है इसमें ये दो एनी ऑफ द सीनियर जो हमारे मेंबर्स ऑफ अवर अदर डिवीजन्स हैं वो उसको एंडोर्स कर देते हैं कि भी हाँ ओके यू आर arguments for joining hand with these companies are okay, quite solid enough. Okay, we are with you and just endorsing that composition for a joint venture. Then finally, our top was managing director of our company. Yes, he is just. If he requires some more clarification, then any representative of the company or division head just go to see him his office for clarification, for giving argument why we have this joint venture with this firm with this percentage or the things। okay, all जब ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है और हमने अब जॉइंट वेंचर कर लिया है, जॉइंट वेंचर ने हमारा वो इसमें हमारा हो गया कि ये थे, देन वी जस्ट कंप्लीटिंग ऑफ जैसे कि ये हमने ईओआई का जो है ना मतलब वो आ गए ना, हमने उसका सबमिशन का प्रोसेस में हम आ गए। दैट इज एन इंटरनल। अभी मैंने बताया कि ये ओवरऑल था, अब मैंने अब एक्चुअली इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। अब मेरे पास आगे अपॉर्चुनिटी आई नंबर 2, उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये जॉइंट वेंचर में होऊंगा या जॉइंट वेंचर की क्या फॉर्मेशन होगी, ये मैंने कंप्लीट हो गया, ये मेरी अप्रूवल अब आ गई। और इसके बाद ये आगे की थी हमने इसके मुकम्मल करना है और इसके साथ अब कैसे जाना है। नो ये स्टेप्स में मैंने इसको प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली हर डिवीजन ने एक सेक्शन जिस तरह एक प्रपोजल सेक्शन कह लें या some of our staff that is particularly earmarked for this particular assignment or exercise। obviously मेरे ख्याल है इस चीज़ को हमें केयर करना चाहिए कि हमारा एक जो स्टाफ है वो इसमें एक ट्यून्ड हो। ऐसा ना हो कि हर दफ़ा कुछ ये भी हो रहा था कि जी ये कुछ स्टाफ हुआ कहीं से फारिग होकर या कुछ सरप्लस या कुछ असाइनमेंट से यहाँ आया, उन्होंने कहा जी अच्छा जी आप ये तो स्टाफ है आप यूँ करें इसको आप प्रपोजल में ही लगा लें। मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमें वेरी मच केयर अबाउट दैट थिंग कि नंबर 1 कि हमारा जो स्टाफ शुड वर्क डेडिकेटेडली फॉर दिस प्रपोजल। मिडिल कैरियर का स्टाफ जो है हो सकता है, जाहिर बात है जब हम इस चीज़ को कंडक्ट करें कि ये that staff should have an capability or capacity for this thing, so we just having all these things that those staff should be quite competent enough just to deliver all the responsibility that is required for a good proposal preparation or proposal things. So okay, I will share with all these details of this thing that इसका जरा थोड़ा सा presentation का हमारा नजर आ रहा है। I will share all these things and
Yes. Now, is having you some more clarity, I think this thing. So I'm just talking about within the things that okay, that staff are responsible for preparation of the proposal. That should be number is it's not a frequently changed ना हो उसके अंदर के भी ये तो just waiting for posting staff है हम उसको इसमें लगा दें no that should not be the things क्योंकि ये सेक्शन है हमें इस सेक्शन की इसकी वर्किंग की जो अहमियत है इम्पोर्टेंस है उसको समझना होगा कि इसको अगर हमने इस तरह मेक शिफ्ट के तौर पे लिया इसको अगर हमने ड्यू कंसिडरेशन और इसके ऊपर ड्यू हमने इसका वो ना किया तो दैट मीन्स के जो अल्टीमेटली दैट ऑल प्रोसेस विल लीड टू जॉब एक्विजिशन तो रिजल्ट क्या होगा वो जॉब एक्वायरिंग में we will just lose those jobs और वो frequency में फिर obviously ये मैंने पहले कहा कि it's a wrong perception कि NESPAC being a public sector company now they are acquiring the job on single source basis. No, not at all. This is a very wrong perception. We have to follow each and every step competitively for job acquisition और उसी में हमें भी उसी तरह ही विद केयर विद ऑल कॉम्पिटिटिवनेस जाना पड़ता है जैसे कोई एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे करना पड़ता है इट्स नॉट दैट थिंग के भी एक्स ग्रेशिया या हमें जो है वो yes for some assignment that is I must say that assignment some classified assignments हैं जो हमारे कुछ सेंसिटिविटी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सेंसिटिविटी के पेश नज़र वो उसमें हम वो रिस्क नहीं ले सकते कि उसमें कई फैक्टर्स होते हैं तो yes for those assignments we have been awarded some single source basis but that is that assignments is not mega or large size enough just to support the running of my division or my overall a company. So इस चीज़ में अब आया कि हमें हर चीज़ अब जिस तरह मैं ये थोड़ा सजेस्ट करूँगा कि एवरीथिंग आजकल जो टेक्नोलॉजी का वर्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं स्मार्ट दैट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड अब हर चीज़ को अगर हम देखें तो वो स्मार्ट से ही स्टार्ट होती है स्मार्टफोन आ गए हैं स्मार्ट लॉकडाउन आ गए हैं स्मार्ट एक्शंस हैं स्मार्ट हमारे जो एक्टिविटीज़ या ओवरऑल चीज़ों तो सो लाइक अदर थिंग्स yes we should devise some smart actions smart overall management processes for this proposal thing also otherwise इसमें इसके हमारे smartness में क्या हुआ कि we should have an internal library of required documentation उसके अंदर under that catalogs or under that headings we should have क्योंकि ये रोज का काम है it's not an one day process तो जब हमें पता है कि like कि इसके अंदर हमें चाहिए क्या है कि हमें कंपनी या फर्म की इंफॉर्मेशन है तो yes in our small library or small जो proposal section की जो वो है उसके अंदर we should have a ready available information updated information it's not that outdated it should be an updated information for all regarding companies information contact addresses company की जो directors हैं या उनके जो all data related to the things should be readily available in my system as an the things it should not be
Now the things that we should have a hard copy for those stuff as well as soft copy, because now everything is moving towards a soft thing. So yes, we should have a digital library as a concept of a digital library. So हमारा जो ये digital library या digital formation of data should be managed by all these things. So ये जितना भी हमारा है इसके अंदर कंपनी का इंफॉर्मेशन है वो उसके एक हमारे डिवीजन के अंदर एक अलग से प्रॉपरली इसका डेटाबेस हार्ड का भी और सॉफ्ट का रेडीली अवेलेबल हो, ताकि ऐसा ना हो कि हम obviously sometimes there is a very short time available for completion or submission of EOI document. So yes, we should have all readily handy accessible information for my this thing. So all these documents should be systematically maintained by division, and that particularly staff should be responsible for access of this thing and for maintaining all the required documents. So इस चीज को ये वाला हम करते हैं। तो ये फिर हम मतलब मैंने कहा इसके जैसे ये UI उसके वाला था, इसमें जो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको मेरे ख्याल है हमें करना चाहिए। नंबर वन कि जो डेटा शीट्स हैं, लिस्ट ऑफ जो हमारे कंप्लीटेड वर्क्स हैं, जाहिर बात है मेरा डिवीजन जिन टाइप ऑफ असाइनमेंट्स में इन्वॉल्व है, आई शुड हैव एन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ माय सिमिलर असाइनमेंट्स डेटा शीट्स, और उन शीट्स को वो अपडेटेड होना उसको उसका मेरे पास रिकॉर्ड हो। नंबर दूसरी चीज ये है, और it's a really इसके there's a lot many works to do for this thing, कि इसमें मैंने मेरे पास CV जो है ना वो मेरा जो स्टाफ है, खासतौर पे जब हम स्टाफ की बात करते हैं तो स्टाफ को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो स्टाफ को इजीली जो हमारी डिवीजन बनती है इन टर्म्स ऑफ, मैं डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रपोजल में बात कर रहा हूँ, ये जो डेजिग्नेशन है ये हमारे यहाँ जो यूज हो रहे हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये GM हैं, ये चीफ इंजीनियर हैं, ये ग्रेड 12 हैं, ग्रेड 13 हैं, ग्रेड 11 हैं, 9 है, ये स्टाफ ये वाले हमारे फॉर रिकॉग्निशन ऑफ माय नेस्पा कंपनी। अदरवाइज जो प्रोजेक्ट की रिकॉग्निशन में ये स्टाफ नहीं आता। तो यस वी शुड हैव ए लिस्ट ऑफ स्टाफ, उसको थोड़ा सा ये मेंटेन करने के लिए मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स कितने हैं, मेरे पास जो CREs जो हैं वो कितने हैं, मेरे पास RE कितने हैं, मेरे पास AREs कितने हैं। तो अंडर दैट डेजिग्नेशन मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर या कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट कितने हैं, क्लेम के कितने हैं, प्लानिंग के कितने लोग हैं। तो अंडर दैट वेरियस सब हेड्स I think all divisions should maintain their HR. There should be a sub section of that one. ये that is a फॉर मेरी WR का W&A का जो HR जो है ना वो उसमें आएगा कि मेरे पास कितना स्टाफ है, उस स्टाफ की क्या कैटेगरीज हैं, और वो उसका ऑब्वियसली ये तो फिर अब जितना भी अच्छा इसको किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। स्टाफ की कैटेगरीज आ जाए कि क्या उसकी एजुकेशन है, ब्रीफ उसका एक आ जाए किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तो दैट जो लिस्ट होगी कि ये मेरे पास प्रोबेबल या जो एक ऑप्टिमिस्टिक हमारे जो वो लोग हैं कि ये इसके असाइनमेंट को या इस टाइटल को फिट इन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर द टाइटल ऑफ द टीम लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे पास कितने लोग हैं कि जिन लोगों ने
ये रिक्वायर्ड में काम किया। ऑब्वियसली ये फॉर एग्जांपल टीम लीडर इज द टॉप मोस्ट इन द व्हेन वी से कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट के टॉप में ये नॉमेनक्लेचर या टीम लीडर होता है या प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो मैं देखूं कि मेरे पास कितने लोग हैं जो इस चीज को, इस टाइटल को क्वालिफाई करते हैं। तो ऑब्वियसली ये हमने देखना है कि कुछ मतलब पहली चीज जो जिस पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ बीइंग एन एसपाक और एसपाक के डिवीजन, हमारा जो मेरा मकसद ये आपके साथ या इस चीज़ों का शेयर करना, क्योंकि ये जो प्रोसेस को अगर मैं जनरली बात करूं कि वो एवरीडे प्रोसेस, दैट इज एन एवरीडे प्रोसेस कि हर डिवीजन और हर डिवीजन में से लोग जो है ना इस नॉमेनक्लेचर आरएफपी इज ए नॉट न्यू थिंग फॉर यू पीपल, यूआई इज नॉट न्यू थिंग फॉर यू पीपल। अब जब ये उनके तहत बात करता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि ये शेयर करना कि इसको हम ऑर्डिनरी ना लें कि ये एक नहीं है। अब हम इसको कैसे है इसको स्मार्ट कैसे कर सकते हैं, अपने एक्शंस को, अपने डेटा को, अपने डेटाबेस को, अपनी चीज़ों को। सिर्फ मकसद जो इन चीज़ों का था कि ओवरऑल इसको भी हम किस हद तक एक सिस्टमेटिक बनाएं कि हम एक अच्छे अंदाज में अपनी जो ये एक्टिविटी है, ये प्रपोजल प्रिपरेशन की, प्रपोजल उसकी उसको हम बेहतर तरीके से उसको अदा कर सके। तो मेरा अब उसमें ये था कि जो सीवीज हैं की स्टाफ के, नंबर 1 अपडेटेड होने चाहिए तमाम स्टाफ के। जब मैं की स्टाफ बात करता हूँ तो की स्टाफ से मेरा नॉर्मली सीनियर स्टाफ है, जो अगर नेस्पाक के डोमेन में आता है तो वो आप कह लें ग्रेड 12 ग्रेड 11 नॉर्मली मतलब की होता है। आजकल तो खैर जो अब क्लाइंट कहा गया तो हमारे जो उसमें आ जाता है ग्रेड 10 के जो सीलिंग के लोग हैं या ग्रेड 10 के जो मिडल से ऊपर चले गए, that may also come under that key staff। तो इसका जो मेन इसको रीइटरेट या रीएम्फेसाइज मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये हमारा सीवी फॉर्मेशन, सीवी अपडेशन, सीवी के ऊपर मेन हमारा फोकस होना चाहिए हर डिवीजन में। इस चीज़ को लेने से कि मेरे जो ये वाला स्टाफ है इनके जो सीवीज हैं वो अपडेट होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो लिस्ट है सीवी की वो अकॉर्डिंग टू देयर नॉट देयर नेस्पाक डेजिग्नेशन, देयर स्पेशलिटी, जो उसकी अपनी स्पेशलिटी है उसके हिसाब से इसकी एक डिवीजन होनी चाहिए। फिर ऑब्वियसली हमारे पास ये होना चाहिए कि जी स्टाफ रिक्वायरमेंट और स्टाफ डिप्लॉयमेंट का एक मैकेनिज्म हो कि डिवीजन में हमें पता हो कि जी ये नंबर ऑफ स्टाफ मेरे पास अवेलेबल है फॉर डिप्लॉयमेंट, और या ये स्टाफ या ये इंफॉर्मेशन, देयर शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ऑफ staff that okay from future। फॉर एग्जांपल एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते थे जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, और दैट इज फ्रॉम कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर साइड की तरफ आता था, दैट इज कॉल्ड 2 months लुक अहेड प्लान। इसका मतलब ये होता था कि कंसल्टेंट ने कॉन्ट्रैक्टर ने हमें ये इंफॉर्मेशन देनी है कि अगले 2 महीने के अंदर उसने क्या काम करना है, किन एक्टिविटीज पे काम करना है। वो क्यों, ये इंफॉर्मेशन मुझे क्यों चाहिए होती है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर? वो इसलिए होती है कि इसके कमेंसरेट मैंने अपना जो है स्टाफ वो अरेंज करना होता है कि ओके contractor is going to start with these activity। Obviously that is a part of that 2 months is a part of a bigger जो मेरा प्लान है, जो बिगर मैंने जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम उसके साथ अप्रूव्ड किया हुआ है, वो ये 2 महीने उसी में से होंगे। और ये नहीं हो सकता कि इन 2 महीनों का प्रोग्राम उसको मैच ना करे। ऑब्वियसली वो उसको फिल्टर करने के बाद उन एक्टिविटीज को वो कंट्रैक्टर मुझे सबमिट कराता था। दैट इज अंडर द टाइटल ऑफ हम कहते हैं 2 months लुक अहेड प्लान।
इसी तरह यस और लोकल मैंने कहा ना डिविजनल लेवल पे जो एचआर है, डिविजनल लेवल पे जो हमारा जो इसकी जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट वर्सेस डिप्लॉयमेंट, नाउ व्हाट इज द थिंग्स, स्टाफ रिक्वायरमेंट वर्सेस डिप्लॉयमेंट। अब स्टाफ रिक्वायरमेंट्स ट्रिगर्ड फ्रॉम माय फील्ड फॉर्मेशन, कि मेरी फील्ड फॉर्मेशन ने मुझे कहा कि जी मुझे ये स्टाफ रिक्वायरमेंट है, ये टाइप ऑफ स्टाफ है, ये मुझे ये चाहिए ना। और ऑब्वियसली आई हैव टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स को, मेरे जो फील्ड से मेरी रिक्वायरमेंट आई है, तो मुझे देखना है कि जी ये स्टाफ जो है ना, मैंने उनको स्टाफ अरेंज करूँ ना। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जी अपने जो सिस्टम है मेरे, जो मेरा अवेलेबल स्टाफ है, या जिसको आजकल कहा जाता है कि आइडल स्टाफ है, वो एक उसमें ये जो कैटेगरी मौजूद है कि नहीं है। अगर उसमें से नहीं है तो देन आई हैव टू सी फ्रॉम अदर डिवीजन्स के, ठीक है मेरे पास तो इवन मैंने आई हैव गॉन थ्रू माय idle staff, but I could not find that required specialty for required things. Then I have to see or seek help from my other divisions to see whether or not this specialty is available with them. उनके तरफ मैं जाता हूँ और फिर उनके साथ। खैर ये अब चूंकि थोड़ा सा आपके साथ शेयरिंग का मकसद ये था कि ये इट्स नॉट एन रूटीन थिंग्स कि मैं आपको जो ये किताबी बातें हैं सिर्फ वो ही आपके साथ करूंगा, तो उसके अंदर तो वो तो जाहिर है आप फिर ये आ जाता है कि ठीक है ये तो किताब थी, किताब में भी लिखा हुआ था फलां उसके तहत था। मकसद ये था कि आपके साथ कुछ शेयरिंग करना कि जो हाँ जो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स हैं इसके वो क्या हों, और हम अपने सिस्टम में इसको कैसे फिट इन कर सकते हैं, और अपने सिस्टम को कैसे इसका बना सकते हैं कि ये हमारी वर्किंग बेहतर हो सके और हमारा ये इसके साथ सिस्टम को हम इसको फॉलो कर सकें। अगेन ये कुछ वही इंफॉर्मेशन थी कि इसको हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है इसकी स्टाफ की, एनटीएन की, कंपनी के, ऑल दिस थिंग्स। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसे बीडीडी की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है, वी शुड हैव एन फाइल, सेपरेट थिंग्स, separate folders for all this information readily available for just compilation, और उसके तहत मैं इसको सारा ये मेरे पास मौजूद होना चाहिए। फिर इस सारे के बाद आखिर में मेरे ख्याल में इस चीज़ को ये थोड़ा सा होना चाहिए कि जी ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है या ईओआई जो बना है, आई शुड हैव ए सिस्टम, और ऑब्वियसली नेस्पाक एमएनक्यूसी और उनकी टाइम टू टाइम एक मुख्तलिफ गाइडलाइंस भी हैं और उनके मुख्तलिफ वो भी हैं, और दैट इज़ ए रिक्वायरमेंट के भी हर चीज़, हर डिलीवरेबल, हर डॉक्यूमेंट जो मैं नेस्पाक प्रोड्यूस कर रही है दैट इज़ गोइंग टू बी सबमिटेड आउटसाइड द नेस्पाक, जो कि नेस्पाक से बाहर हम भेज रहे हैं उसको हम प्रॉपरली इसका QA/QC जो है ना इंटरनली हमारा वो हो, और ताकि एक दैट इज इंटरनली हम इसकी क्वालिटी को अश्योर कर सकें और उसका क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर बना सकें। ये सारा सिस्टम इसका करने के बाद कि मेरा यहाँ QA/QC भी हो गया और सारा हो गया। सबसे पहली बात जो इस अमल में आया ये कैसे था, हमारे पास वी शुड हैव एन टारगेट डेट के भी ये जो मेरा मुकम्मल करने का है, तो वी शुड हैव कीप एन एम्पल टाइम फॉर दिस QA/QC। ये जरा थोड़ा सा इसके ऊपर लगाए। नॉर्मली होता ये है कि वो बाकी चीज़ें करते करते अच्छा इसके अंदर हमने वो शिपमेंट टाइम यानी डिलीवरी टाइम, चाहे वो अगर विद इन द सिटी है, सेम सिटी है, तो वो भी तब भी एक शिपर तो जाएगा ना, मतलब यहाँ से नेस्पाक हाउस से फॉर एग्जांपल अगर इरिगेशन सेक्रेटेरिएट में कोई मैंने सबमिशन करानी है तो ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम लैग फ्रॉम नेस्पाक हाउस टू दैट इरिगेशन ऑफिस सिचुएटेड इन अनारकली फ्रॉम हियर,
obviously there's a distance of about 20 kilometers from here, approximately. That's an estimated. And there's a likelihood of some traffic jam, traffic congestion, other things. So I should have keep in mind for this shipping time too. तो मेरे जहन में ये भी हो कि मैंने ये करवाना है, शिपिंग टाइम भी ये है, और ऑब्वियसली इसका मार्जिन फिर, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा इसके एम्फेसाइज दूं कि दिस इज ऑल ए टाइम बाउंड एक्टिविटी. इसके अंदर ये once slipped by my own reason, what reason is whichever the reason, I must not there is absolutely no consideration from the client until unless there's some force majeure. I think that is a biggest catastrophic, you must say, that is a कोई बहुत ही अर्थक्वेक आ गया, वो तो गॉड फॉरबिड, वो तो एक हो सकती है, बट दैट इज एन एक्सेप्शनल केस. अदरवाइज हमारे पास देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर मी कि वहाँ तो एक जुलूस निकला हुआ था जी, मैं क्या करूँ वहाँ, और ये रास्ते में मेरा बंदा स्ट्रक अप हो गया. No way. That is a no plausible reason for me, for my person, just to having an excuse for a delay in submission. Okay, no, not at all. So once delayed, obviously, like an thing that justice delayed is justice denied. It means that if we delay by that submission time, that okay, there's a denial from the client. Okay, gentlemen, thank you very much. Your submission is now returned unopened, no action from the client side. Okay, कि भी मैं इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, आप इसको वापस ले जाएं. तो ये एक ओवरऑल था जो सारा all these things के how can we manage our systems, manage our documentation, manage our actions regarding this preparation of EOI or EOI submission. What is the point of consideration? What are the those things which should be kept in mind for a quick and smart compilation of the things? And obviously, over and above everything, every document from here should be properly checked, rechecked for final submission to outside. That is our product. That is the NESPAC product. So even मैं समझता हूँ कि इसको अगर आपने एक फाइनल बाइंड भी हो गई है, तो इसको have a look to that one. Somebody should have a look कि ओके कोई पेज तो नहीं इसके अंदर उल्टा तो नहीं लग गया, कोई पेज इसके अंदर उसकी नहीं है, तरतीब तो ठीक है. तो ये एक इवन ये किसी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जी उसकी मैंने जो इसके अंदर टेक्स्ट है या इसके अंदर जो स्टफ है इसकी QA/QC करनी. नो, मैंने ओवरऑल इसकी प्रेजेंटेशन की भी QA/QC करनी. मैंने ओवरऑल अपने जो है अगर इसकी बाइंडिंग प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर रिंग उसका नहीं है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, सो माय डॉक्यूमेंट शुड बी प्रॉपरली bound form, properly reviewed for the purpose of its presentation. Every page in order hai, my document is in order, and everything is in order. So this is the overall things for my that will complete now my EOI things and EOI all requirements. So up to that, now there's a, I think they repeat that after having information from VDD, then come up with the joint venture, then come up with all the steps involved in the documentation. But I have just repeat or reiterate that things that we should have an staff for these things. It's not an some staff who's disinterested.
obviously disinterest is a very bad word, and our staff should not feel that okay it is an नॉर्मली हमें ये होता है कि ये जो प्रपोजल है ये तो बस वैसे ही है, इसका क्या है, इसकी अहमियत है। आप देखें बात ये आती है कि ये एक की है, मेरे बिजनेस की है, चाबी है मेरे बिजनेस की। अगर मुझे ये बिजनेस ही ना मिला तो ये सारा का सारा निज़ाम जो मैं आगे की बात करेंगे, जो बिजनेस ही ना होगा तो वो इस तरह दुकान है, दुकान के अंदर माल ही नहीं है मेरी दुकान में, तो मैंने उसको क्या खरीदो फरोख्त क्या करनी है मेरे। तो इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दैट हमें इस चीज़ को इसकी इम्पोर्टेंस को ज़रा समझना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा ज़रा अपने जो मेरे साथी हैं, मेरे कोलीग्स हैं, जो जूनियर कोलीग्स हैं, उनको एक बात मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक बॉस थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी जो असाइनमेंट, किसी भी जो टास्क है, विच एवर टास्क फ्रॉम योर सीनियर, आपने उसको हल्का या उसको ऑर्डिनरी नहीं लेना। इवन इफ ये टास्क अगर फाइलिंग का है तो तब भी उसको आपने इतना आसान नहीं समझना। उसको उसकी ड्यू जो कंसिडरेशन है, उसकी जो ड्यू आपकी in maintaining that file should be आपको नजर आनी चाहिए। ऐसा ना हो उसके एपिसोड नहीं, अगर आप उसको और बेहतर कर सकें, उस फाइल के ऊपर एक टॉप पेज लगाएं जिसके अंदर उसका उसकी लॉगिंग हो, उसका कंटेंट्स हो, हर फाइल के एक अपना उसका नंबर आप एलोकेट कर दें, उसका टॉप के ऊपर वो पेज पड़ा हो, और फिर उसके ऊपर बाहर फाइल के ऊपर लिखा हो कि ये इस तारीख से इस तारीख तक, या इस लेटर नंबर से इस लेटर। तो जो भी चीज़ है उसको हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करें, और बाय यूजिंग बेसिक जो कॉमन सेंस और बेसिक जो कंसिडरेशन है उसको अप्लाई करते हुए जब हम करेंगे चीज़ों को, तो ऑब्वियसली चीज़ें भी बेहतर होंगी और उसके नतायज भी इंशाल्लाह जो है ना एक बेहतर तरीके से आएंगे। जाहिर बात है, जब हम मतलब ये हमारा सिस्टम के तहत ही जब एक हम चीज़ों को लाएंगे तो वो उसी में था। जैसे मैंने कहा कि हमारे नॉर्मली जो आ रहे होते हैं कि हम किस की जो टाइप ऑफ आप कह लें प्रोक्योरमेंट को, जो असाइनमेंट्स हैं जनरली हमारे यहाँ QCBS आम उसमें कह रहे हैं। QCBS स्टैंड फॉर क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। तो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ the two things. One is technical proposal, other is the financial proposal। या आगे थोड़ा सा हम चलते हैं तो उसके अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कुछ उसके अंदर कैसे था। दिस इज फ्रॉम द क्लाइंट साइड दैट ओके विच एवर इज द इसका वेटेज क्या होना चाहिए, क्वालिटी का क्या वेटेज होना चाहिए, और कॉस्ट का क्या वेटेज होना। जनरली इट इज नाउ 80-20 हम कहते हैं। 80% जो है ना वो टेक्निकल बेस्ड होता है, तो 20% इज असाइन टू द फाइनेंशियल। तो बट अगेन कुछ इसमें भी अहम काम है, तो उसमें 90-10 भी हो जाता है कि 90% जो है ना क्वालिटी बेस्ड है और 10% इसकी हमारे फाइनेंशियल प्रपोजल को एसोसिएटेड विद दैट वन हो जाता है। तो फिर उसमें हम देख लेते हैं कि उसको हमने फिर प्रोपोर्शनेटली उसकी क्या डिवीजन है, उसके अंदर कितने टेक्निकल आया, उसमें कैसे नंबर्स को कैसे फर्दर डिवाइड किया हुआ है, और उसमें फर्दर डिवाइड करने के बाद उसकी वेटेजेस ले लेते हैं, फिर देन फाइनेंशियल की भी वेटेज लेकर, और फिर उसको एक कंबाइंड फॉर्म में ले आते हैं, और देन इज रेटिंग और रैंकिंग ऑफ द कंसल्टेंट। तो जो टॉप रैंकिंग जो द कंपनी, the firm or the group or the JV or consortium, whichever you may say, having more numbers, acquiring more numbers is rated as number one,
and that is will be entitled for contract offer or negotiation, and after going through that negotiation, then uh, come up with the signing of the consultancy agreement for just commencement of that services under that. तो ये दिस इज ऑल QCBS का था। बहुत कम असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं जो QBS के ऊपर करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन है। क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन दैट इज वेरी कम असाइनमेंट्स हैं जो इसको क्वालिटी बेस्ड या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारे जो असाइनमेंट्स हो जो दैट इज नॉट डे टू डे, दैट इज और जो इसकी जो स्पेशलिटीज हैं उनको कंडक्ट करने की, उनको तैयार करने की, वो हमारे पास इजीली अवेलेबल ना हो, तो फिर अब इसलिए हम उसको क्वालिटी इज द मेन थिंग। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन में फाइनेंशियल इज नॉट हैविंग एनी वेटेज, सो quality or technical proposal is the only criteria or only thing, and the firm having maximum quality numbers, so that will be given opportunity for this financial proposal. Obviously फाइनेंशियल प्रपोजल उसके में ले तो वो पहले ही लेते हैं, ये नहीं होता कि उसके कोई बाद में लेते हैं, और जब वो उन्होंने टेक्निकल जमा कराई तो उसी वक्त ले ली, बट देयर वेटेजेस आर देयर फाइनेंशियल थिंग्स, इट इज नॉट दैट के उसको कहीं वेटेज लगाने के बाद या उसको फिर हम उसको वो कम कर दिया जाएगा, या उसकी सम ये जिस तरह मैंने कहा कि 80-20 या उस दैट वेटेज इज डिवाइडेड समथिंग, वो इसमें ऐसा नहीं है कि जी ये जो है ना मतलब उसके तहत कोई दिया गया हो ना। फिर वेरी स्मॉल असाइनमेंट्स में आता है कि जी क्लाइंट के पास एक छोटी असाइनमेंट है, छोटा बजट है, तो उसके तहत वो अपना वो भी एक है, बट दैट इज मोस्टली आवर असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन QCBS, बट सम स्मॉल जो चीज़ें हैं वो क्वालिटी बेस्ड कॉम्प्लिकेटेड, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड assignments, that is QBS for small budget small works like M&R मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह के अगर काम है उसमें फिक्स बजट सिलेक्शन में भी उसको कर सकते हैं। लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन इज आल्सो मतलब मेथड की ठीक है, ये हमारा था, लेकिन इसमें से हमने एवल्यूशन करने के बाद अब जिसकी यानी ये लिस्ट कॉस्ट में आए थे कि ये जो भी फॉर्म्स है उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रख ली है, फॉर एग्जांपल 60 नंबर जो है ना मैक्सिमम 60 के ऊपर, चाहे वो 90 नंबर हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, वो सारे बराबर हो जाते हैं फिर ना, उसके बाद कोई नहीं है वो। हाँ 60 से जो नीचे वाले हैं, yes they are not entitled for consideration of their financial things, तो 60 हैं या 70 कोई भी एक थ्रेशोल्ड रखने के बाद जो उस 70 को क्रॉस करने के बाद जो फर्म होगी उनके बाद उनकी जो फाइनेंशियल है दैट इज द लीस्ट जो है ना कॉस्ट। अब उनके बाद यानी जो 70 नंबर जिन जिन फर्मों ने लिए हैं उन फर्मों 5 फर्में हैं, तो उन 5 में से उनको वेटेजेस नहीं दी जाएंगी कि 70 में से एक के 80 हैं, एक के 85 हैं, एक के 95 हैं, तो जो भी अगर 75 और 95 दोनों बराबर हो जाएंगे, 75 और 95 दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर सिर्फ जो उसके ने ऑफर किया है वो वही उसके साथ ही गिना जाएगा। ये अगला भी ये जो CQ है कंसल्टेंट क्वालिफिकेशन सिलेक्शन, ये भी वो वही जिस तरह क्वालिटी वाला बेस आया था उसके ऊपर था, और फिर फाइनली हम देखते हैं वो सिंगल सोर्स सिलेक्शन का मतलब वही है कि जैसे मैंने कहा कि हमारा जो है नेस्पार्क में मतलब थी कि कोई ऐसी असाइनमेंट ऐसा जो क्लासिफाइड इदारा है जो नेस्पार्क के साथ काम करना चाह रहा है, तो वो फिर सिर्फ असाइनमेंट्स को एज ए सिंगल सोर्स,
या फिर हम वो कर सकते हैं कि ये एक emergent conditions, yes, this is another window for ये single source selection के लिए emergency clause है, emergency emergent conditions हैं, तो उसके अंदर there is no time for a proper submission and proper evaluation of a consultancy process. So we need, I think, this single source selection. अब यहाँ हमने जब ये सारे अमल को मुकम्मल किया तो EOI हमारी मुकम्मल हो गई। नंबर एक पहली बात तो ये आई कि ये क्लाइंट की तरफ से आया कि ये मेथड कौन सा होगा, ये इस EOI का प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो गया। मेथड की जो नॉर्मली इंफॉर्मेशन है वो RFP का डॉक्यूमेंट, RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो RFP का जो डॉक्यूमेंट है वो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये RFP जो है ना किस बेस के ऊपर आई है। तो फिर अगर हम इसकी फर्दर अगर डिवीजन करें तो एक टाइम बेस्ड हमारा असाइनमेंट्स होती हैं और दूसरी लमसम असाइनमेंट। जाहिर बात है जो एक छोटा काम है और उसके अंदर हम उसको टाइम को और उसकी इनपुट्स को कैटेगोरिकली सेपरेट नहीं कर सकते, इसको अलग-अलग हम अगर नहीं कर सकते तो फिर हम वो क्लाइंट कहते हैं कि ठीक है आप मुझे ये वाले बेस्ड ऑन सम डिलीवरेबल सबमिशन के ऊपर परसेंटेज पेमेंट्स को माइलस्टोन तय हो जाते हैं कि ये माइलस्टोन जमा कराएंगे तो इतनी परसेंटेज में आपको रिलीज कर दूंगा, और फिर ये दूसरा माइलस्टोन जमा कराएंगे तो दैट इज कॉल्ड लंप सम बेस्ड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट। नॉर्मली जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के या फिजिबिलिटी या डिटेल डिज़ाइन के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे टाइम बेस्ड होते हैं। हम वो प्रॉपरली एक्सपर्ट्स का एज पर एक्चुअल टाइम इनपुट दरकार होती है। दैट इज उसके भी दो पार्ट हमारे होते हैं, एक दैट इज कॉल्ड सैलरी कॉस्ट और रेन्यूमरेशन कॉस्ट, और जो दूसरा पार्ट आता है डेट कॉस्ट, रिइंबर्सेबल कॉस्ट। ये खैर जब हम आगे चलेंगे उसका जो फाइनेंशियल पार्ट आएगा या फाइनेंशियल उसके अंदर हमारी क्या कंसिडरेशन। बुनियादी तौर पे ये सारा मकसद सिर्फ ये था कि जो हम अपना जो सिस्टम है उसको हम देखेंगे और उसको कितना हमारा एफिशिएंट हम उसको बना सकें, कितना हम उसको स्मार्ट बना सकते हैं कि ये हम जो एवरी चेंजिंग जो चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव हमारा जो एनवायरनमेंट है उस को थ्रू करते हुए जॉब एक्विजिशन को लेना, दैट इज ए मोर चैलेंजिंग फॉर अस, और जो इसके साथ आने था जब आपके यहाँ तक हमने देखा कि हमने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया, साथ साथ EOI का हुआ। अब EOI में जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, now the client will issue LOI, letter of invitation. The client will issue LOI to only those shortlisted firms. तो उसके अलावा को वो बाकी RFP नहीं इशू करेगा। हाँ, इंफॉर्मेशन अलबत्ता ज़रूर उन तक पहुँचा दी जाएगी कि ओके यस आफ्टर कंडक्टिंग दिस असाइनमेंट ओके sorry or regret from the client that okay you are not qualified for this assignment things. So जो हमें फिर RFP इधर हार्ड फॉर्म में आ जाता है या नॉर्मली आजकल जो है ना वो PDF में फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड वेब एड्रेस बेस पे जो है ना वो है कि जिसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो whichever the case, but again we have successful in shortlisting. We have a letter of invitation from that one, and now we downloaded that document that is called RFP, request for proposal.
ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है। इसके अंदर बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ सेक्शन दिए हुए हैं। पहला सेक्शन इंस्ट्रक्शन टू कंसल्टेंट्स का आता है कि भी मतलब वो जो ये बिड को भरने के लिए क्या हदायत अंदर कार हैं और क्या चीज़ें दरकार हैं, तो ताकि ये वो ये भी प्रपोजल को सबमिट कर सकें। फिर इसके अपने फॉर्म्स आ जाते हैं कि ये इसको मुकम्मल करने के लिए जो हमारे हैं वो कितने फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स को सबमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिर ऑब्वियसली एक बड़ी इम्पोर्टेंट इसके अंदर वो है दैट इज कॉल्ड TOR। TOR वो इंफॉर्मेशन है जो मुझे मेरा स्कोप बताती है कंसल्टेंट का, टू बी हायर्ड बाय दैट वन, कि मैं जो है मतलब कंसल्टेंसी को मतलब मैं फ्रॉम क्लाइंट साइड के स्कोप ऑफ वर्क क्या है, ये स्कोप को करने के लिए जो टीम कंपोजिशन है वो बताई जाती है। कि मैं अब मैं सिर्फ टाइम बेस्ड की बात कर रहा हूँ। अगर असाइनमेंट्स का है ऑब्वियसली और लमसम भी तो थोड़ी सी TOR तो उसके अंदर भी होंगी, ज़ाहिर है उसके बगैर वो मुझे कैसे इसको मैं मुकम्मल कर सकूँगा। तो फिर इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स दिए होते हैं और वो उसको ये ओवरऑल एक जनरल लेआउट फॉर द RFP डॉक्यूमेंट ये वाला दिया हुआ है ना। ऑब्वियसली ये इसका मकसद ये था कि ये जो है अब मैंने एक फुल टेक्निकल प्रपोजल बनानी है और फुल टेक्निकल प्रपोजल के लिए जो है ना मतलब अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अब जैसे हमारे पास LOI आया तो उसके अंदर हमें वो क्लाइंट की तरफ से आता है कि ये सबसे पहले तो आप मुझे कंफर्म कर देना, क्या कंफर्मेशन कीजिए वेदर और नॉट यू आर गोइंग टू for submission of this RFP document. पहली बात है yes, within that prescribed time I have to send that my consent that okay yes thank you very much my client, we are going to submit the RFP document with as per requirement. उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है मैं यस आई एम गोइंग टू दैट वन। फिर दूसरी उसके अंदर अगर आते हैं कि ठीक है एट दिस स्टेज क्या आप समझते हैं, अगर ये भी फिर उसके अंदर अलाउ की बात आती है कि जी कोई सब कंसल्टेंसी में आप कोई क्योंकि अगर तो मतलब सोल शॉर्टलिस्ट हुए हैं तब अगर हम इस स्टेज के ऊपर ये कहें कि जी ठीक है जी मुझे मैंने फील किया कि ये एक सब कंसल्टेंट अगर मैं रख लूँ तो मेरे लिए आसान होगा कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपर्टीज में इस सब कंसल्टेंसी से ले सकता हूँ। तो दैट इज अ मोर additive just to having that staff, that type of staff from that company, so it will be more beneficial in rendering my consultancy services in future. That will augment my resources for that one. So after having that information, so I have to just inform the client that okay, one thing is I'm going to submit my document, my RFP document, one thing uh, obviously within that stipulated time period. It's not an open one. प्लीज एक बात को जरा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चीज ओवरऑल जो कंट्रैक्ट मैनेजमेंट में वन थिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट. That is the decision or the action that is not open, that is not unbound, that is associated with some time frame. And और इसको मैं मेरे ख्याल में we should not limit it to some contract assignment or some official assignment. It is also very necessary in our private life that okay, whichever is the thing that we should take care of time, my time, that okay, we should not waste my time. That is a very important thing
that okay, we have to plan how to utilize gainfully utilize. I have to accountability of that my time. Okay, what was the my list of the activity things to do today, and what is the outcome of that one? I mean, would I succeed that list as per my plan or not? And if not, why? What are the reasons for my failure? Okay, that is if one thing is okay, that is a list is too wrongly anticipated by me, that or I have just diverted and wasted my time. So this is another thing that I have to respond one thing to in LOI to the client. That's yes, I am going to submit my proposal within that time. Number two is whether or not I am going to associate with someone or the consultant just for the future sign. Okay, this is the first action after just receiving that thing, you may say RFP document. Then okay, I have to seek now in our NESPAC system. Then I have to just inform my BTD that okay, we are going just to for this proposal. This is the thing that okay, this is the proposal cost. What is the salary cost or number of persons that is anticipated to that one. So some cost associated with printing, binding, or dispatch expenditures for that one, that is called that cost associated with that assignment. So okay, we have to just seek for a proposal number for from the BTD. Okay, that then after having some this information, BTD just issue a proposal number associated with that LOI. So now I receive from that BTD that okay, this is the thing. So the other thing is that I have to seek power of attorney just to sign the proposal from my management. Okay, that is from NESPOC top management is the office of the managing director. So I have to seek that from managing director, having some specific power of attorney to sign the proposal or sign the agreement or sign these things. So this is in form of a letter from that one. So that letter is a very important part of our all downstream activities or the downstream things. So this is an overall, say composition of the technical and financial proposal. Normally, these are the Tech 1, Tech 2, Tech 3, Tech 4, Tech 5, and Tech 6. This is the part of the technical proposal. Then fin means finance, financial. Fin 1, Fin 2, Fin 3, Fin 4. These are 4 Fin and 6 Tech. These are the things, and okay, I have to prepare. I have to compose all these texts and fins for just compliance for compilation of all my documents for this thing. So this is a very important just to go through that document. Particularly one thing that I cannot prepare a good proposal. I have to assign first thing, yes, that after receiving all this information, I have to assign a proposal manager for that one. Okay. वन थिंग ये मैं अगर आपके साथ शेयर करूं कि इसके अंदर जो ये 6 टैग हैं और 4 फिन के फॉर्म में, तो एक तो
इंफॉर्मेशन है जो जो दैट इज मतलब ब्रॉडरली अगर हम इसको करें दो पार्ट आगे, एक है दैट इज कॉल्ड कमर्शियल पार्ट और कमर्शियल थिंग्स और फाइनेंशियल थिंग। दूसरा जो है पार्ट वो दैट इज पर्टिकुलरली पर्टेन्स टू द टेक 4। obviously tech 4, tech 5 और tech 6 these are interlinked or interconnection इसके अंदर है। तो उसमें ये अप्रोच मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान क्या होगा कि मेरी जो असाइनमेंट्स है मैं उसको कैसे हैंडल कैसे करूँगा, कैसे उसके वो करें। इसके लिए सबसे पहली बात अच्छा फिर दूसरे हैं हम जो दूसरे टैक्स हैं या दूसरा जो हमारा वो एरिया है एक्सपर्टीज का उसको हम देखें तो हम मतलब सबसे पहला हमारा जो अमल आया कि हमने दो एक वो है एक आदमी जो हमारा प्रपोजल का रेगुलर स्टाफ है उस का अमल और उसमें उसने ये जर्नल इंफॉर्मेशन है जर्नल जो डेटा है ये जर्नल चीज़ें हैं वो करनी है। प्लस अब हमने ये देखने कि अगर वहीं उसी टीम में मुझे कोई एक्सपीरियंस मिल जाते हैं कि लोग तो मैं उसको प्रपोजल मैनेजर बना देता हूँ या फिर एक नॉर्मली एक एक्सपीरियंस आदमी जो कि रेलेवेंट हो इस असाइनमेंट से उसको मैं प्रपोजल बना दूँ। तो टेक 4 वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए टेक 4 को मैं उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मुझे मेरे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं जो TOR हैं उसका ओवरऑल मैं उसको समझ नहीं पाता कि भी मेरी TOR क्या है ओवरऑल। तो सबसे पहले बात ये आई कि a person or a proposal manager, I have after nomination of a suitable or appropriate or experienced proposal manager, so that proposal manager is should have an adequate experience for practical experience of conducting such an assignment in his professional career. So first thing is to overview of this TOR में है क्या सुनो इसको एक थोड़ा सा ये जरा ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे लोग या जो स्टाफ काम कर रहे हैं इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट हम अपनी उनको ग्रुपिंग कर लें कि जो हमारी TOR है जो हमारे फील्ड कंपोजिशन है जो लोग हैं इनको इनको ग्रुप कर लें कि ये जो हमारे आप कह लें लोग हैं टीम वन थिंग और इसके अगेंस्ट मैं एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज और ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द TOR मेरी वो क्या जब हम इसको असाइन कर लेंगे तो फिर हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मेरी टीम एडुकेट है या नहीं to conduct such an assignment. If the team is not adequate, okay, then I have to see whichever the assignments or obligations are left, and that cannot be associated with this team. Obviously, मैंने सारा इसको देखा है ऐसी ऑब्लिगेशन भी उन्होंने मेरे मुझ पे डाल दी जो जिसके लिए उन्होंने रिक्वायर्ड स्टाफ ही नहीं दिया। देन आई हैव टू सी आफ्टर रिव्यूइंग दिस थिंग कि ओके ये एक स्टाफ नहीं है तो मैंने इसको लहदा से नोट कर लिया। इसको मैं कैसे करूँगा मैं एक टेक 3 है कमेंट्स ऑब्लिक सजेशन ऑन TOR तो मैं उसको इसके अंदर और लिखूँ। हाँ यहाँ मैंने कहा कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने फ़ौरन इसको रिव्यू किया और रिव्यू जो है उसको करने के बाद मैंने इसको अगर मुझे इसका नहीं समझ आया अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको क्लैरिफिकेशन अगर इफ आई रिक्वायर सम क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द क्लाइंट then I have to hurriedly see that okay I have to consult, I have to approach to the client for a clarification
इसके अंदर जो मुख्तलिफ क्लैरिफिकेशन दरकार होंगे उसका भी एक टाइम लिमिट्स है। अगेन उसमें ये लिखा होता है कि ये क्लैरिफिकेशन शुड नॉट रीच बिफोर 15 days, नॉर्मली 15 days ऑफ द से जब हमारे सबमिशन टाइम है उसके अंदर अगर 15 दिन रह जाते हैं तो उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन जो है ना वो क्लाइंट एंटरटेन नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो आई कि सिलेक्शन ऑफ ए गुड प्रपोजल मैनेजर एक बात है, उसका प्रपोजल में जो रेलेवेंट पार्ट है टीओआर और टीम कंपोजिशन उसको पढ़ना ज़रूरी है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन को असाइन करते हैं टीम कंपोजिशन के साथ कि जी ये टीम ने कौन कौन सी असाइनमेंट करनी है। तो जो लेफ्ट ओवर या जो स्टाफ नहीं रह जाता तो फिर हमने उसको क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है कि ओके जेंटलमैन आई एम गोइंग टू conduct I'm forbid for submission of that proposal, good proposal, but that requires some clarification from your side, and in order to just ease out my working, please give me clarification on this submitted issues. I have to just write down all of my things that require some clarification to the client. So everything should be in clarity until unless I have whichever the person or the proposal manager who is not having a good grasp of TOR, good grasp of my things included in the RFP, then he cannot at all give us a good proposal. This is the thing, the general layout of the things, and now in other things I have to see how this can be accomplished in routine. नॉर्मली हमारे ये और आता की थी जैसे हमारे आया उसके अंदर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ हमने इसको कंडक्ट किया और इसमें एक छोटा सा मैं बताऊं कि ये हम जैसे हमारी डिवीजन को कोई इसमें आरएफपी आई तो हमने फिर देखा कि ये कुछ टास्क हैं वो जो दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद माय डिवीजन एंड एसोसिएटेड विद अदर डिवीजन, तो आई हैव टू सी ये मैंने इंफॉर्मेशन उनसे लेनी है तो मैंने उनको रेफर किया कि यस आप प्लीज इसको ज़रा इसको विद इन दैट टाइम फ्रेम इसको जमा कराएं। मेरे ख्याल है इसके आज को हम यहाँ तक रख लेते हैं इसको। मेरे ख्याल है एक मुझे अलहदा से थोड़ा सा और हमें करना पड़ेगा क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट है और मैं पहले माजरत खाऊँ आप पार्टिसिपेंट का के पहले शेड्यूल 10 बजे का था और मेरे अब इसलिए जब एक जाहिर बात है कुछ ऐसे असाइनमेंट्स कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर वो मुझे खुद भी जो है वो अनशेड्यूल्ड सी होते हैं, बट दैट इज़ इम्पोर्टेंट, समथिंग फ्रॉम द क्लाइंट, सम मीटिंग फ्रॉम द क्लाइंट, सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थिंग्स, तो वो उसमें नहीं है। मेरे ख्याल है अभी 3:45 हमारे हो चुके हैं तो आई मस्ट से दैट हम यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा क्लोज करते हैं। वी विल सी नेक्स्ट से couple of days और next some weeks के अंदर एक arrangement करेंगे कि we will just having from this side and onward बुनियादी तौर पे क्या है अब अगर अगला जो है वो दैट इज अ प्रैक्टिकल, हम देखने के क्या स्टेप्स हैं, हम उनमें वो क्या कंसिडरेशन है कि हम उनको उसकी ड्यू वेटेजेस दें तो वी विल कम अप विद ए गुड विनिंग प्रपोजल। उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, वो क्या कंसिडरेशन हमारी होनी चाहिए जो कि लैक करती हैं और जो हमारे और देखिए मेरी बात यही होता है कि जॉब एक्विजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें देखें। मैं आज इस बात को तो आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि नेस्पाक जो फिनेंशियली ज़ाहिर है हमारे बिलिंग रेट्स या हम कहें कि उसके वाले से हमारा
जो आस्किंग रेट है वो दैट इज मोर देन एन ऑर्डिनरी और नॉट आई मीन सिंपल अदर competitor which is I mean less but here against a competitor in the field of consultancy, I must say I have to consider each and every my competitors. It's not that I must ignore something. So but again, लेकिन एक बात जो मुझे और मेरे मैं अपने कोलीग्स के साथ ही शेयर करना चाहता हूँ कि इन एनी केस ये तो कोई रीज़न नहीं हो सकती कि मेरे कंपटीटर्स टेक्निकली जो है नेस्पाक या नेस्पाक की जो फॉर्मेशन ऑफ द जेवी उनसे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है. नो वे, दिस इज वी आई मीन that is not accepted because of since its inception, right from 1973 and up to that one, I have, I mean, NESPAC have such a having rich experience for all types of mega projects, right from the dams, water sources, road network, एयरपोर्ट्स अदर थिंग्स. सो ये इसकी कोई वो नहीं हो सकता कि हमारे टेक्निकल नंबर्स कम हों. हाँ, यस यस यस, दिस इज अ थिंग दैट आजकल कंपटीशन इतना हो गया कि फाइनेंशियली लोग हैं. बट अगेन I must request HR division to just with the consultation some other day for a sequel to that today's presentation. Yes, So that we must continue for completion of my presentation. I'm sorry for that one, that I mean due to no some issues, sir. shortage of the time. Inshallah, we'll arrange another session of your topic in next month, inshallah. Yes, thank you. Sir, Thank you, ma'am. there is Thank also a question, if you can see in inbox, you. क्योंकि अगर मैं इसको रीड Yeah. करूँगी तो शायद आपको उस तरह समझ नहीं आएगी, काफ़ी डिटेल किस्म का क्वेश्चन है. अगर आप Yeah, yeah. देख सकें ठीक है तो मैं फिर इसको रीड कर लेती हूँ इसको इनबॉक्स में, सर चैट में नदीम अख्तर साहब ने शेयर किया है. सच्ची बात है, मेरा तो कंप्यूटर भी मैं मेरा सर थोड़ा सा मैं इसको सर देखती हूँ. आप अगर समटाइम्स मुझे हाँ आप बताइए प्लीज. sometimes at the time of financial bid opening, client don't declare the technical evaluation or marks obtained by the technically qualified bidders. Are the client bound to declare the technical evaluation or marks or not before the opening of financial bid? Is there any instructions in PEPRA or PEC rules regarding the above issue, or it is client's own discretion? ये मैं बताऊं कि ये नदीम साहब RM कोटा की बात कर रहे हैं हम. Yes, sir. जी हाँ, ये सिर्फ आजकल कोटा में ही हमने ये ऑब्जर्व किया है पाकिस्तान में कि क्लाइंट जो है वो उसके जी मतलब उसमें ये फाइनेंशियल खोल दे और टेक्निकल का स्कोर नहीं बताता. मेरा ख्याल है हमें इन राइटिंग जो है, देखिए पहली बात तो ये है कि जो मेथड है वो RFP में हमें क्लियर हुआ QCBS है. QCBS का मतलब ही है कि उसने बताया कि 80-20 होगा, और उसका जो देखिए हर चीज का एक एक ऑर्डर है, सीक्वेंस ऑर्डर है. ये हो नहीं सकता कि 1 2 3 के बाद 6 आ जाए और फिर 4 5 फिर बाद में आए ना, ये नहीं हो सकता. नहीं, तरतीब है हर चीज की ना. इसी तरह जो हमारी जो सेकंड स्टोरी है वो ग्राउंड फ्लोर बनेगा तो फर्स्ट फ्लोर बनेगा ना. ये नहीं हो सकता कि जी फर्स्ट फ्लोर सस्ता है तो इसको पहले बना दें और ग्राउंड फ्लोर को बाद में बना लें. ये ऐसा नहीं होता. तो यस, वी शुड, देयर इज नो सच थिंग. वी शुड record our comments in writing to the client that okay, this is the thing and we have observed this thing which is in violation of this thing. Please give us an explanation or the thing, otherwise this is I'm going to the for the grievance or other things, no. तो मेरे ख्याल है इसको रिकॉर्ड, नदीम साहब इसको रिकॉर्ड में
हमें मतलब there is no harm in that one. If we observe a deviation in from the normal thing, that we should record our observation through our writing to the client. Okay. Okay, sir. Thank you so much, sir. There is no any other question. Thank you so much for your very valuable knowledge shared to us. Inshallah, we will also arrange another topic, another session of this topic, like phase two, as this is not as completed as we want. That's why, No, yes. inshallah, इंशाल्लाह सर हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट में भी ना हमारा आ जाए फर्दर वो पार्टिसिपेंट्स जिनको ये स्लाइड्स चाहिए वो हम उनकी रिक्वेस्ट पे हमको फॉरवर्ड कर देंगे काइंडली वो हमसे कांटेक्ट कर लें इनको ये स्लाइड्स हम जो है ना वो शेयर करवा देंगे ये और आप इसमें इस तरह कर सकते हैं कि जो कम से कम जिन लोगों ने आज मतलब किया है वो देख लें अगर उनकी अवेलेबिलिटी या इफ दे आर उसमें है, क्योंकि हम मतलब दैट इज ए पार्ट फ्रॉम हेयर, क्योंकि उसके बाद अगर कोई नए आते हैं ऑब्वियसली वो ठीक है, कुछ स्टैंड अलोन सर मतलब हम चीजें कोशिश अगर यही डिस्कस करेंगे कि सॉरी कि जिन लोगों ने आज एवैल्यूएशन फॉर्म फिल किए हैं हम नेक्स्ट में उन्हीं को ही ये सेशन फर्दर दें क्योंकि नहीं आप डेफिनेटली कोई आप ओपन कर दें कुछ चीजें ओपन वो कर जो ओपन कर ठीक लें, है कोई ऐसी ओके बात ओके नहीं, क्योंकि चलें ठीक सच है ये नहीं है कि जिन्होंने पहले नहीं अटेंड किया तो उनको आगे नहीं है, वो कोई अब मकसद ये है इसका कि सिर्फ हम उस पे ना रहें कि जो मेरी किताब में लिखा हुआ है मैं किताब से पढ़कर आपको सुना दूं, वो मकसद नहीं है। मकसद यहाँ डेफिनेटली ये पर तो ये रियल है टाइम नॉलेज है जो आप लोग आपने ये हमसे शेयर किया जो चीजें आई हैं जो हमें वो क्या होनी चाहिए कि हमारा जो प्रपोजल है वो उसकी वो एक अच्छे अंदाज में जमा और एक विनिंग कॉम्बिनेशन में हम आ सके। दैट इज ऑल। ओके सर थैंक यू सो थैंक मच यू सर आपका शुक्रिया, आपके डिवीजन का शुक्रिया और ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड द ओके कंसिडरेशन। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह नेक्स्ट